ऑल एलीट रेसलिंग यानी AEW के 9 ऐसे ओरिजिनल आइडियाज जो कि साल 2020 में WWE ने कर लिए सीधे सीधे कॉपी क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर फेंकना चाहता हूं आप लोगों की तरफ, और वो ये है कि इस वीडियो का पर्पस ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं WWE और AEW को कंपेयर करना चाहता हूं और एक कंपनी को बेटर बोल रहा हूं और दूसरी को बेकार बोल रहा हूं। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई भी जो है इस वीडियो से कोई गलत मतलब ना निकाले कि मैं ऐसा कहना चाहता हूं या मेरी ऐसी कोई इंटेंशन है। सिंपली हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि AEW ने रिसेंटली करी है और WWE ने काइंड ऑफ उसको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कॉपी किया है, और इस चीज का प्रूफ हमें सीधा टेलीविजन पर यानी कि इनके शोज में ही देखने को मिला है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं पूरी लिस्ट तो फटाफट से लाइक बटन दबा दें, जो हमारा गोल है वो होगा 1500 लाइक्स का। अब नंबर 9 से हम शुरुआत करते हैं गाइस, और यहाँ पे आती है कैमरा की पोजीशन। अब अगर आपको याद हो जब एम्प्टी अरीना शोज हुए तो ऑल एलीट रेसलिंग ने स्टार्टिंग से ही एक हार्ड कैमरा प्लेस करा हुआ था, जिसकी मदद से सिर्फ रिंग दिखाई देती थी क्लियरली और साइड में पता नहीं लगता था कि लोग बैठे हैं या फिर नहीं बैठे। और WWE ने बहुत समय तक अपने नॉर्मल कैमरा एंगल्स को कंटिन्यू करा था, जैसे कि वो करते जब उनका क्राउड पूरे तरीके से भरा होता है। तो उस केस में बहुत ज्यादा अजीब लग रहे थे उनके शोज, और फैंस इसके बारे में कंप्लेंट भी कर रहे थे कि भाई हमें दिखता है कि अरीना पूरी खाली है, शो में कोई जान ही नहीं है। और वो चाहते थे कि ऐसा कुछ WWE भी करे, और काफी समय तक इस चीज को देखने के बाद कि ऑल एलीट रेसलिंग ये चीज कर रही है, WWE ने फाइनली इस चीज का डिसीजन लिया था और उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस सेंटर के शोज के लिए और फुल सेल यूनिवर्सिटी के लिए एक हार्ड कैम प्लेस कर दिया था, जिसकी मदद से सिर्फ रिंग तो दिख ही रही थी, लेकिन रोड टू रेसलमेनिया के समय पे जो प्रोमोज हैं वो काफी ज्यादा हमें अच्छे देखने को मिले थे और डेफिनेटली एक विजुअल अपीयरेंस बेटर हो गई थी सारे ही शोज पे। नंबर 8 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आता है काम, और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कि था एक क्राउड को डालना, यानी कि एक लाइफ देना इन पूरे शोज को। और ऑल एलीट रेसलिंग ने काफी एक क्लेवर माइंड अपना लगाया कि हम अपने क्यों ना सुपरस्टार्स को और बाकी स्टाफ को ही जो है वो क्राउड में बिठा दें, ताकि वो कुछ ना कुछ चैंट कर सकें और शो को थोड़ी लाइफ मिल सके और उतना साइलेंट सब कुछ ना लगे। अब WWE ने बहुत हफ्तों तक इस चीज को डेफिनेटली डायनामाइट के ऊपर देखा होगा, लेकिन उन्होंने खुद इस चीज को एकदम से कॉपी नहीं करा या फिर इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करा, क्योंकि उनको शायद लग रहा होगा कि लोग बोलेंगे कि यार ऑल एलीट रेसलिंग ने ऐसा करा तो अब WWE भी ऐसा कर रही है। लेकिन कुछ हफ्तों तक इस चीज की भी बहुत ज्यादा बैकलैश उनको मिली कि भाई सही चीज को कॉपी करने में कभी बुराई नहीं होती है, और ये चीज फाइनली WWE ने भी इंप्लीमेंट करी और उन्होंने जो है वो प्लेक्सी ग्लास लगा दिया ताकि जो इंटरेक्शन है वो क्राउड की ना हो सके सुपरस्टार्स के साथ जो कि रिंग के अंदर आके परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली दो ऐसी चीजें थी, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 8, जिनको कॉपी करने में कोई भी बुराई नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली ये आइडियाज ऐसे थे जो कि पहले ऑल एलीट रेसलिंग ने इंप्लीमेंट करे थे। नंबर 7 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, एंड दिस इज अबाउट द कोविड-19 टेस्टिंग। अब जब से एम्प्टी अरीना शो स्टार्ट हुए हैं गाइस, तब से ऑल एलीट रेसलिंग तो अपने टैलेंट को हमेशा से ही कोविड के लिए टेस्ट कर रही है, यानी कि जो प्रॉपर टेस्ट होता है पता लगाने के लिए पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये चीज ऑल एलीट रेसलिंग कर रही है। लेकिन WWE इस मामले में बहुत ज्यादा केयरलेस हो गई थी और शुरू से लेके काफी देर तक उन्होंने सिर्फ टेम्परेचर चेक्स करे और प्रिकॉशंस भी ढंग से नहीं ली। और जब उनको फाइनली एक ऐसा पॉजिटिव केस पाया गया कि टैलेंट के बीच में भी अब कोविड फैलने लग गया है, उसके बाद से जाके WWE कोविड का टेस्ट करवाना चालू कर रही थी। अब एक चीज जो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो सीधा सीधा ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल एलीट रेसलिंग का ओरिजिनल आइडिया था कि भाई हम कोविड के लिए टेस्ट करते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो ऐसी चीज थी जो कि उन्होंने पहले इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट करी थी। और शायद अगर उनको प्रेशर नहीं मिलता इस तरीके से कि भाई एक कंपनी जब वो सेम चीज कर सकती है तो जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इस सेम स्पोर्ट के अंदर वो ऐसा क्यों नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली इस केयरलेसनेस के लिए उनको बहुत ज्यादा सुनना पड़ा। लेकिन फाइनली उन्होंने देखा देखी जो है वो टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है पायरो का। जब ऑल एलीट रेसलिंग शुरू नहीं हुई थी, यानी कि उनका वीकली शो डायनामाइट, तो बहुत समय तक WWE ने अपने पायरोस को बंद कर दिया था। रॉ और स्मैकडाउन में हमको कोई पायरो नहीं देखने को मिलता था, और इसका सिंपल रीजन ये बताया गया था WWE की तरफ से कि भाई देखो जो हम लाइटिंग करते हैं, जिस तरीके से हम पूरी अपनी अरीना को सेटअप करते हैं, हमें नहीं लगता कि वीक टू वीक बेसिस पे जो है वो पायरो की जरूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं भी होता तो लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता। और वो एक ऐसी चीज है जहाँ पे डेफिनेटली वो पैसा भी बचाना चाहते थे। लेकिन जब से ऑल एलीट रेसलिंग का शो डायनामाइट स्टार्ट हुआ है वीकली बेसिस पे, उसमें हमें हर हफ्ते पायरो देखने को मिलता है और इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि शो किस स्केल पे हो रहा है या फिर उस शो की इंपॉर्टेंस है या फिर नहीं है। हर हफ्ते लिटरली हमें पायरोस देखने को मिलते हैं, और इसकी वजह से WWE ने फिर डिसाइड करा कि हमको
हमको भी कुछ अलग करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने रॉ और स्मैकडाउन के सेट्स को बिल्कुल नई लुक दी थी और उसके बाद गाइस वो भी पायरो को वापस लेकर आ गए थे। तो डेफिनेटली ये एक सही डिसीजन था WWE की तरफ से, क्योंकि हम जानते हैं शो सुबह सुबह स्टार्ट होता है, पायरो देखने को मिलता है तो थोड़ी एक्साइटमेंट आ जाती है भाई उससे फैंस के अंदर, और बिल्कुल वही चीज बहुत समय से डिमांड कर रहे थे WWE फैंस, और AEW ने पायरो वापस लेकर आए और उसके बाद WWE ने जाके भी वो चीज स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5, तो ये है गाइस कि 2 वीक का फ्री इवेंट देना ऑन लाइव टेलीविजन। तो बेसिकली NXT ने रिसेंटली करा अपना ग्रेट अमेरिकन बैश, लेकिन उससे पहले ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था इस चीज को कि यहाँ पे ऑल एलीट रेसलिंग जो है वो फाइटर फेस्ट इस बार अपने पेपर व्यू पे नहीं बल्कि डायनामाइट के ही 2 कंसेक्यूटिव हफ्तों में करने वाली है। अब ये ऑब्वियसली एक वेडनेसडे नाइट वॉर्स चल रही है और NXT को कंपीट करना है ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से, और अगर मैं बिजनेस डिसीजन देखूं तो बिल्कुल सही किया ट्रिपल एच ने। एक बार फिर से मैं यही बात रिपीट करूंगा कि अच्छी चीजों को कॉपी करना कभी भी गलत नहीं माना जाता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर फाइटर फेस्ट इस टाइप का ये 2 वीक इवेंट नहीं होता तो शायद हमें कभी NXT की ग्रेट अमेरिकन बैश भी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ओरिजिनली AEW ने ऐसा कुछ प्लान करा था। NXT को चाहिए था हमें इनके अगेंस्ट कंपटीशन देना है, और उसी इकलौते रीजन की वजह से जो है ट्रिपल एच और उनकी टीम ने डिसाइड करा कि ग्रेट अमेरिकन बैश के आइडिया के साथ हमको जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की, तो ये है मैनेजर्स को वापस ले आना। अब हम जानते हैं कि रेसलिंग के अंदर मैनेजर्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, और जब से ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो हुई है उन्होंने उस चीज को रिवाइव करा है, यानी कि उन्होंने उस चीज की वापस हमें इंपॉर्टेंस बताई है कि रेसलिंग में मैनेजर्स का रोल कितना बड़ा हो सकता है। अगर हम टैज को देखें जो कि रीसेंट ऑप्शन है ब्रायन केज के साथ, आर्न एंडरसन को हम देख सकते हैं जो कि कोडी के साथ आते हैं, जेक रॉबर्ट्स लैंस आर्चर के साथ, और टली ब्लैंचार्ड जो आते हैं शॉन स्पियर्स के साथ। तो यहाँ पर डेफिनेटली उन सुपरस्टार्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर पाते हैं, उनके प्रोमोस जो हैं, जो पूरी स्टोरी लाइन है उसके अंदर भी इनको इन्वॉल्व करा जा सकता है। और WWE की मैं बात करूं तो वो मैनेजर्स 1-2 हमेशा रखते हैं, जैसे कि पॉल हेमन हमेशा ब्रॉक लेसनर के साथ रहते हैं, लेकिन विंस मैकमैन यूजुअली मैनेजर्स के इतने ज्यादा बड़े फैन है नहीं, और उनको लगता है कि अगर सुपरस्टार को टॉप तक पहुंचना है तो उसको खुद अपना इंडिविजुअल एफर्ट उतना लगाना चाहिए। लेकिन अगर हम रिसेंटली देखें तो WWE ने भी इस मैनेजर वाले रोल को रिवाइव करा है, उसकी वापसी कराई है। स्पेशली अगर मंडे नाइट रॉ पे हम देखें तो MVP हेवीली फीचर करे जा रहे हैं बॉबी लैशली के साथ। जेलिना वेगा जबकि अंड्राडे के साथ हमेशा से ही थी, लेकिन अब उनका रोल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कर दिया मंडे नाइट रॉ पे। उसके बाद NXT पे रॉबर्ट स्टोन हमें देखने को मिलते हैं और माल्कम बिवंस देखने को मिलते हैं जो कि इंडस शेयर को मैनेज करते हैं। तो इतने सारे एग्जांपल्स देखने के बाद, और ये भी सारे रीसेंट एग्जांपल्स, डेफिनेटली आपको पता लगता है कि द AEW इफेक्ट वर्कड हियर ऑन WWE। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये है पॉइंट नंबर 3, और ये है ब्लड को वापस ले आना। अब अगर आपको याद हो तो 2019 में जब वो मैच हुआ था जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा के बीच में, जहां पे खून ही खून हमें देखने को मिला था, तो विंस मैकमैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि भाई ऑल एलीट रेसलिंग इज ऑल अबाउट ब्लड एंड गट्स, एंड WWE वो चीज नहीं करती क्योंकि हम एक फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्राम है। और उसके 1-2 महीने बाद ही हमें देखने को मिला था कि किस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने फेक ब्लड करा था यूज, जो कि प्रोबेबली शायद एक ब्लीडिंग का भी सीन था जिसके लिए उनको फाइन कभी करा नहीं गया। इस साल की रोड टू रेसलमेनिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेना बेजलर ने बाइट किया था बेकी लिंच को, जो कि एक बहुत ही अजीब सी सेगमेंट थी। वैम्पायर वाला लुक देने के लिए शेना बेजलर के मुंह से खून आना शुरू हो गया था। और जो सबसे रीसेंट एग्जांपल है वो है सेथ रॉलिंस और रे मिस्टीरियो का, जब रे मिस्टीरियो की आंखों से खून आना स्टार्ट हो गया था जब रॉलिंस ने उनको अटैक किया था। तो डेफिनेटली WWE ब्लड का इस्तेमाल अभी भी कर रही है, और मेरे हिसाब से अगर विंस से सोचते हैं कि AEW ब्लड एंड गट्स है और वो चीज हम नहीं करते तो ये चीज बिल्कुल गलत है। नंबर 2 पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है एक लॉन्ग रनिंग टूर्नामेंट। अब जब कोविड आया तो उसके बाद बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, सुपरस्टार्स की अवेलेबिलिटी कम थी और कुछ ना कुछ करके हर हफ्ते शोज बुक करने थे। तो इन सारे शोज की बुकिंग को इजी करने के लिए AEW ने एक आइडिया निकाला कि भाई TNT चैंपियनशिप के लिए हम एक टूर्नामेंट करते हैं, जो कि एक लॉन्ग रनिंग टूर्नामेंट होगा, ओवर द वीक्स चलेगा, और इसकी मदद से हमें हर हफ्ते ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि शो को बुक करना कैसे है। और डेफिनेटली उस पूरे टूर्नामेंट को उन्होंने अपने मेन इवेंट्स के अंदर ही फीचर करा था। काफी अच्छा टूर्नामेंट हमें देखने को मिला था, लेकिन NXT ने उसी चीज को काइंड ऑफ इनडायरेक्टली कॉपी करा, और उसके बाद हमें देखने को मिला था क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए एक राउंड रॉबिन टाइप का टूर्नामेंट, जहां पे ग्रुप A और ग्रुप B में उन्होंने 2 चीजों को बांट दिया था, और वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम था। तो जबकि NXT ने यहाँ पे एग्जैक्टली AEW की कॉपी नहीं करी, लेकिन उन्होंने भी एक टूर्नामेंट का सहारा लिया अपने शोज को बुक करने के लिए, एंड डेफिनेटली दिस वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स। और फाइनली गाइस नंबर 1 पे आता है आई फॉर एन आई मैच, जो कि सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है। अब अगर आपको याद हो तो ऑल एलीट रेसलिंग में मैच हो चुका है जिसका नाम था आई फॉर एन आई मैच, और ये था जॉन मॉक्सली और सैंटाना के बीच में, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं था जो कि WWE कर रही है। तो बेसिकली जॉन मॉक्सली और सैंटाना को आई वर्सेस आई इसलिए बोला गया था क्योंकि उन दोनों की आंख एक दूसरे ने पहले मैच से इंजर्ड करी थी और फिर उसके बाद दोनों का मैच हो रहा था।
लेकिन यहाँ पे गाइस एक्सट्रीम रूल्स हॉरर शो में एक स्टिपुलेशन है कि जब तक कोई एक सुपरस्टार अपने अपोनेंट की आंख उसकी आई सॉकेट से बाहर नहीं निकाल देता तब तक ये मैच खत्म नहीं हो सकता। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि आखिर WWE इस चीज को कैसे कर सकती है। ऑब्वियसली प्री टेप्ड रहने वाला है तो किसी ना किसी तरीके से हमें एडिटिंग और बाकी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ VFX देखने को मिलेंगे जिसकी मदद से पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन ये एक ऐसा कॉपीड गिमिक मैच है जो कि हमें पहले ऑल एलीट रेसलिंग में देखने को मिल चुका है। लेकिन हाँ, तब भी मैं बोलूंगा कि दिस इज एन आइडिया विच इज कॉपीड, बट WWE ने इस पे अपनी थोड़ी इन्फ्लुएंस लगाई है, थोड़ा उसको बेटर करा है और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर किस तरीके से मैच होगा एक्सट्रीम रूल्स में। तो गाइज ये थे ऐसे 9 आइडियाज जो कि ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से बनाए गए थे ओरिजिनली, लेकिन WWE ने भी काइंड ऑफ उनको कॉपी करके अपने शोज में इंप्लीमेंट करा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मिस हो गया तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।